की दो बहुएं थीं, नैना और विशाखा। कमला की बड़ी बहू नैना रंग रूप में अपनी देवरानी विशाखा से कम सुंदर थी, जिस वजह से कमला अपनी बड़ी बहू को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन कमला छोटी बहू के लिए साड़ी लेकर आती है। अरे बहू, कहाँ रह गई तू? जल्दी से देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। जी माँ जी, आपने मुझे आवाज लगाई। क्या हुआ, आप क्या लेकर आई हो मेरे लिए? बहू, तुझे लगता है कि मैं तेरी इस गंदी सी शक्ल के लिए कुछ लेकर आऊंगी? हैं? अगर तू मेरी छोटी बहू से ज्यादा सुंदर होती तो मैं तेरे लिए कुछ लाने की सोच भी लेती। और भूल मत, मेरी एक ही सुंदर बहू है और वो है विशाखा। मैंने अपनी सुंदर बहू को आवाज लगाई थी, ना कि तुझे। जी माँ जी, मैं अभी विशाखा को भेज देती हूँ। इतना बोलकर नैना उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद विशाखा अपनी सास के पास आती है और कमला उसे साड़ी देते हुए कहती है, बहू, तू गोरी और सुंदर है, तेरे ऊपर ये रंग बहुत खिलेगा। पर माँ जी, मेरे पास इस कलर की पहले से ही बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हैं। आप मेरे लिए ला ही रही थी तो कुछ और ले आती ना, साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरी प्यारी बहू, तू अपना मन क्यों छोटा करती है? तू मुझे बता, मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊं? तू जो मांगेगी मैं तेरे लिए वही लेकर आऊंगी, बस। माँ जी, मेरी ना पायल टूट गई है, आप मेरे लिए नई पायल ला सकती हो क्या? अरे इतनी सी बात, कल ही लेकर आऊंगी नई पायल तेरे लिए। इस तरह से कमला अपनी छोटी बहू विशाखा पर अपना प्यार लुटाती है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी बड़ी बहू को जरा भी इज्जत नहीं देती। ये सब देखकर नैना को बहुत बुरा लगता है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, पर विशाखा को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस घर की बड़ी बहू वो है। हर चीज में माँ जी हमेशा विशाखा को पूछती है, यहाँ तक कि मेरे अधिकार भी उन्होंने विशाखा को ही दे दिए हैं। नैना ये सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी। तभी वहाँ उसका पति अभिनव आता है और उसे उदास देखकर उससे उसकी उदासी की वजह पूछता है। क्या हुआ नैना, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। नैना, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। जरूर आज फिर से माँ ने विशाखा को कुछ दिया होगा, तभी तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? अब नैना अभिनव को सारी बात बताती है। बात जानने के बाद अगले दिन अभिनव नैना के लिए पायल ले आता है। ये देखकर नैना बहुत खुश होती है। अभिनव जी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। मुझे भी यही लगता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ, जाने दो माँ जी को, उनकी बातों को दिल से मत लगाया करो। अरे क्या फर्क पड़ता है इस घर की बड़ी बहू तुम हो या विशाखा। नैना अभिनव की बात समझ जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में एक दिन एक छोटी सी पूजा होती है, जिसमें पंडित कमला से कहते हैं, कमला जी, इस पूजा में आपके बड़े बेटा बहू बैठेंगे, उन्हें बुला लीजिए। पंडित जी, जरूरी है कि मेरा बड़ा बेटा और बहू ही पूजा में बैठे? मैं तो अपने घर में हर काम में अपनी छोटी बहू को आगे करती हूँ, इसीलिए इस पूजा में भी मेरी विशाखा बहू ही बैठेगी। कमला बहन, वो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम अपने किस बेटा बहू को इस पूजा में बिठाना चाहती हो। पर मैं आपको बता दूं कि जब घर में बड़े बेटा बहू होते हैं तो पूजा में उन्हें ही बैठना होता है। पंडित जी, मेरी नजरों में तो मेरी एक ही बहू है। अब जिसकी एक ही बहू है, पूजा में भी तो वही बैठेगी ना। इस तरह से कमला पूजा में विशाखा और अपने छोटे बेटे को बिठा देती है। कमला का ये भेदभाव देखकर नैना और अभिनव को बहुत बुरा लगता है। माँ, आप हमेशा ऐसा क्यों करती हो? यह सवाल तुझे मुझसे तब करना चाहिए था जब मेरे मना करने पर भी तू इस बदसूरत लड़की से शादी करके इसे घर ले आया। अपनी माँ की ये बात सुनकर अभिनव चुप हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कमला के छोटे बेटे का ट्रांसफर हो जाता है। क्या, आपका ट्रांसफर हो गया? अब हम दोनों अकेले दूसरे शहर में रहेंगे। वाओ, ये कितनी अच्छी बात है। फाइनली मुझे इस घर से और तुम्हारी माँ से छुटकारा मिला। विशाखा, पर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम जानती हो ना माँ तुमसे कितना प्यार करती है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो माँ को बुरा लगेगा। आपकी माँ को बुरा लगेगा? अच्छा, मुझे उससे क्या मतलब। आप जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ जाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं माँ से इस बारे में बात करता हूँ। विशाखा की जिद करने पर अब कमला का छोटा बेटा अपनी माँ से इस बारे में बात करता है।
ये खबर सुनकर कमला को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो विशाखा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन फिर अंत में वो राज़ी हो जाती है। अरे बेटा, भला मुझे क्यों एतराज़ होगा? तेरी बीवी है, अपनी बीवी को कहीं भी ले जा। और मैं तो खुश हूँ कि मेरी बहू इतने बड़े शहर में जाकर रहेगी। बस दुख इस बात का है कि बहू को तू अपने साथ ले जा रहा है। उसे दुख ना हो मुझसे दूर जाने का। सही कहा माँ जी, मैं तो इन्हें कब से कह रही हूँ कि मुझे आपके पास ही रहने दे। यही है कि मान नहीं रहे, कह रहे हैं कि वो वहाँ अकेले नहीं रह पाएंगे, इन्हें मेरी ज़रूरत है। सही तो कह रहा है मेरा बेटा। तू मेरी फिक्र मत कर बेटा। मुझे जब भी तेरी याद आएगी ना, मैं तेरे पास आ जाया करूँगी। ठीक है अब? इस तरह से कमला अपने बहू बेटे को जाने की इजाज़त दे देती है। इजाज़त मिलते ही विशाखा अपने पति के साथ दूसरे शहर चली जाती है। दूसरे शहर जाने के बाद विशाखा कभी भी अपनी सास को फ़ोन करके उसका हाल समाचार नहीं पूछती। तो वहीं दूसरी ओर नैना कमला का काफ़ी ख्याल रखती है। अब तो ना चाहते हुए भी हर समय मुझे तेरा चेहरा देखना पड़ता है। मेरी छोटी बहू यहाँ थी तो मैं कितनी खुश थी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। सोच रही हूँ उससे मिलने चली जाऊँ। माँ जी, मुझे भी अपने देवर देवरानी की याद आ रही है। क्या हम सब नैना से मिलने चले? तुझे मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकेले चली जाऊँगी मैं, और कुछ महीने वहीं रुक कर ही आऊँगी। इस तरह से कमला अपना सामान पैक करके विशाखा के घर पहुंच जाती है। अपनी सास को देखकर विशाखा का बुरा सा मुंह बन जाता है। लगता है ये बुढ़िया कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। क्या हुआ बेटा? मुझे देखकर खुशी से पागल हो गई क्या? अब मैं कुछ महीने यहीं रहूंगी। तेरे बिना ना बेटा मेरा दिल ही नहीं लगता था। माँ जी, मैं आपके आने से खुश हूँ, पर क्या है ना, आपके लिए घर में जगह नहीं है। हमारे घर में सिर्फ एक ही कमरा है। आप कहाँ रहेंगी? आप ना फिर से दीदी के पास चले जाओ। पर विशाखा बहू, मैं आज ही तो आई हूँ और तू मुझे आज ही यहाँ से जाने के लिए कह रही है। हाँ माँ जी, क्योंकि ये घर बहुत छोटा है और हमारे खुद के खर्चे भी बहुत ज़्यादा है। हम आपके खर्चे नहीं उठा पाएंगे। अपनी बहू का असली रूप देखकर कमला को वो सारे पल याद आते हैं जब कमला ने नैना का अधिकार विशाखा को दे दिया था। अब कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बिना कुछ कहे उल्टे पैर अपने घर वापस आ जाती है। कमला के घर आते ही नैना अपनी सास की सेवा करने लगती है। माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? और आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? कुछ नहीं हुआ बहू, बस आज मुझे सबक मिल गया। अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद फिर कभी कमला अपनी छोटी बहू से मिलने उसके घर नहीं जाती और अपनी बड़ी बहू को उसके सारे अधिकार दे देती है जो कभी उसने अपनी छोटी बहू को दिया था। इस तरह से कमला अपनी गलतियों को सुधार देती है और अपनी बड़ी बहू को अपना लेती है। रीटा और रानी आपस में देवरानी जेठानी थी। घर का नियम था कि घर का सारा फैसला जेठानी लेती। अरे रानी, रीटा कहाँ है? उसे बोल शाम को मेहमान आने वाले हैं। जल्दी से खाना बनाने वाले को बोल दे कि क्या क्या बनेगा। और हाँ, उसे बोल कि तिजोरी से कुछ पैसे निकाल कर नौकर को दे दे। बाजार से सामान भी लाना होगा ना। हाँ जी, बोल देती हूँ। वैसे भी मैंने और करना क्या है, इधर से बात उधर ही तो करनी है। न जाने कब तिजोरी की चाबी मेरे कमर में लटकेगी। चुप कर, भूल से भी ना सोचना। ये घर की परंपरा है कि घर की बड़ी बहू के हाथ में ही सारा काम होता है। जा जाकर रीटा को बोल दे जो जो मैंने बोला है। बड़ी आई कमर में तिजोरी की चाबी लटकाने वाली। रानी की जिंदगी में बस यही परेशानी थी कि कोई उसे वो सम्मान नहीं देता जो बड़ी को मिलता। वो जा रही होती है कि सामने से नौकरानी आती है। रानी दीदी, वो रीटा मेम साहब कहाँ है? ओए, वो तो मैं तुझे बाद में बताऊंगी कि वो कहाँ है। लेकिन ये क्या, मैं दीदी और वो मेम साहब? ओह, तो क्या तुमको मेम साहब बोलूं? अरे तुम्हारे बोलने से तो घर का साबुन तक नहीं बदलता। और तो और, मुझे तो पैसे भी रीटा मेम साहब ही देती है ना। मेम साहब बोलूं इनको? हाँ, बढ़िया आई। ये बोलकर नौकरानी वहां से चली जाती है। रानी को आता है इतना गुस्सा
कि वो ठान लेती है कि वो किसी ना किसी तरह से खुद को वो मान सम्मान फैमिली में दिला कर रहेगी। अगले रोज, अब रानी, भाभी से बोलो ना रात को खाने में नॉनवेज बना देंगी, बहुत मन कर रहा है। रानी जेठानी के पास जाती है जो बहुत बिजी दिखाई देती है। भाभी, वो विनय बोल रहे थे कि रात को डिनर में नॉनवेज बनवाने के लिए, आप कुक को बोल देना ना। रानी बोलकर जा ही रही होती है कि जेठानी आवाज देती है, रानी रुको, 2 मिनट रुको, एक काम करके फ्री ही हो रही हूँ, फिर बात करती हूँ। ठीक है भाभी, जैसी आपकी आज्ञा। आखिर रानी तो मैं बस नाम की हूँ। राज तो घर में आपका ही चलता है ना। रीटा काम खत्म करके रानी की ओर देखती है। अरे नहीं नहीं रानी, राज तो छोटों का ही होता है, हम तो सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं बड़े होने की। अच्छा हाँ, क्या बोल रही थी? विनय ने रात में। हाँ बोल देती हूँ मैं, तुम रामू को भेज देना मेरे कमरे में, मैं पैसे दे दूंगी नॉनवेज लाने के। वैसे रात में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए रानी, बोल देना देवर जी को। होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए दीदी, पर खैर छोड़ो। रानी वहां से चली जाती है। रानी अपनी माँ को फोन करती है। अरे क्या बात है रानी बेटिया, मूड खराब क्यों लग रहा है? किसी ने खाना बनाने को बोल दिया क्या? हाल तो ये है माँ तेरी बेटी का कि ये लोग किसी दिन वो भी बोल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अरे क्या बोल रही है? ऐसे ही तेरा नाम नहीं रखा रानी, राज करने के लिए ही रखा है। ऐसे बड़े घर में शादी की है, और वो भी छोटे वाले से, कि कोई जिम्मेदारी भी ना लेनी पड़े मेरी बेटी को। माँ कैसी बात कर रही हो? कोई मतलब ही नहीं है मेरा इस घर में, बस खाओ और सो जाओ। सारा कमांड तो भाभी के हाथ में है। माँ कितना अच्छा लगता है ना कमर में जब चाबी झूलती है। हाय रे, मेरा तो सपना सपना ही रह जाएगा। अरे बड़ी पागल है। खैर, अगर तुझे जिम्मेदारी लेने का शौक है तो मैं तुझे आइडिया देती हूँ। सास को मक्खन लगा। कैसा मक्खन माँ, घर का बना या अमूल का ले आऊं? अरे नहीं, किसी और कंपनी का देख ले। ठीक है माँ, मैं चली मार्केट मक्खन लेने। वैसे कितने दिन लगाना होगा माँ? अरे अकल के दुश्मन, मक्खन मतलब उनकी सेवा कर, खुश कर सास को, उसकी हाँ में हाँ मिलाया कर। कभी नहीं, मैं तो ये कभी नहीं करूंगी। उस औरत की शक्ल देखिए, मैं कभी उसकी सेवा नहीं करूंगी। अरे फिर ठीक है ना, जैसे रह रही है रह, फिर क्यों रोना। अच्छा चल, फोन रख रही हूँ, वो तेरी चाची को बोलूं कि जरा पैर में तेल लगा देगी, बड़ा दर्द हो रहा है। वैसे तू भी जा, रीटा की सेवा कर। माँ फोन रख देती है, लेकिन रानी के मन में सवाल छोड़कर, हे भगवान, कहीं कल को मैं भी। नहीं, मैं तो चली सास को मक्खन लगाने। अब क्या था, रानी सास के दिल की रानी बनने की तैयारी कर लेती है। अगली सुबह सास के कमरे में चाय की ट्रे लेकर पहुंच जाती है। सासू माँ, चाय ले लीजिए, मैंने बनाई है आपके लिए, बिना चीनी की। अरे बहू, लेकिन मुझे तो शुगर है नहीं, फिर क्यों? और वो कमला नौकरानी तो अच्छी चाय बना रही थी। माँ जी, कल ना माँ का फोन आया था, कह रही थी कि सास की सेवा करो, तभी मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। माँ जी, शुगर होती किसी को नहीं है, वो तो बड़ी एज में मीठा खा खा कर हो जाती है, कल को कहीं शुगर हो गई तो? अरे नहीं नहीं बहू, ला ये बिना चीनी वाली चाय ही पी लेती हूँ। अच्छा माँ जी, मैंने ना वो आपकी वॉक के लिए कपड़े निकाल दिए हैं, आप वॉक से आएंगी तब तक मैं आपके लिए हाई प्रोटीन वाला नाश्ता तैयार करके रखूंगी। वो क्या है ना, एनर्जी के लिए अच्छा होता है। अब क्या था, रानी सास को पूरा घेर लेती है। माँ जी, खाने में पूरी सब्जी है, हलवा भी बना रही हूँ। अरे अरे अरे, कैसी बात कर रही हैं दीदी, माँ जी की जान लेंगी क्या इतना हैवी खिलाकर? मैंने मूंग की खिचड़ी बनाई है अपने हाथ से माँ जी के लिए। तभी वहां रानी के बुलाए डॉक्टर आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है रानी बहू, रीटा सास के लिए जहर है वो खाना जो तुम इन्हें खिलाती हो, मर जाएंगी ये सब खाकर। लेकिन मैं तो हमेशा। अरे चुप कर रीटा, आज से तेरे हाथ से सारी जिम्मेदारी मैं रानी को देती हूँ। ये चाबी ला इधर। रीटा से चाबी लेकर रानी को देकर सास कहती हैं,
लो बेटा, आज से तेरी जिम्मेदारी है घर की। बस अब क्या था, रानी को जो चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन कहते हैं ना, बंदर को घी नहीं पचता। अगले रोज अरे आज रानी आई नहीं बिना चीनी की चाय लेकर। सास कमरे से बाहर आती है तो रीटा रसोई में खाना बना रही होती है। अरे रानी कहाँ है और खाना तुम क्यों बना रही हो? माँ, रानी तो सोकर उठी ही नहीं और किसी को पता भी नहीं है कि क्या बनाना है। रानी मैम साहब ने मुझे काम से निकाल दिया। अरे मेरे छोटे बच्चे हैं मैम साहब, कब से काम कर रही हूँ इस घर में ईमानदारी से। रानी, रानी कहाँ हो? अरे क्या हो रहा है इस घर में? क्या लगा रखा है सुबह सुबह? और हाँ, ये नौकरानी निकाली है मैंने, ये यहाँ क्यों खड़ी है? आप और भाभी मिलकर रसोई संभालिए जाइए, बहुत खर्चे हैं इस घर के नौकरों पर। वाह वाह, क्या बात है। एक दिन हुआ नहीं कि असली चेहरा सामने आ गया। ला तिजोरी की चाबी और सारी जिम्मेदारी वापस कर रीटा बहू को। क्या बोल रही है माँ जी? आपने ही तो। हाँ, गलती हो गई थी मुझसे जो तुझ पर विश्वास किया। जा यहाँ से। और मेरी नौकरी? नहीं, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। जाओ काम करो।